हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइफ प्रोसेस कहते किसको हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ इंडेक्स क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 95 पे है वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के बारे में जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी है वो सेल का बना होता है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। इतनी बातें तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनता है और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बनता है। अब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं और यही ऑर्गेन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस को अंजाम देते हैं, उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लें तो ये एक ऐसा ऑर्गेन सिस्टम है जिसमें कौन कौन से ऑर्गेन इन्वॉल्व हैं। नोज़ और नॉस्ट्रिल इन्वॉल्व हैं, विंड पाइप, ट्रैकिया इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व हैं। तो ये सारे जो हैं ऑर्गेन्स हैं और इन सारे ऑर्गेन्स के पार्टिसिपेशन से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एक्टिविटी है, उसका जो काम है वो फाइनली परफॉर्म होता है। तो ये तो हो गई बात ऑर्गेन सिस्टम की। अब स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस को। देख लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस कहते किसे हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है कि इट इज़ द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। चूँकि हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो ये सारे प्रोसेस टुगेदर आपस में मिलकर मेंटेनेंस जॉब का काम कर रहे हैं और इसी प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब यहाँ मेंटेनेंस जॉब का क्या मतलब है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग सो रहे हों या बैठे हों या हम लोग खाना खा रहे हैं या हम लोग कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं। इससे हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कंटिन्यूसली काम करते रहना है। हमारे बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि हमें ज़िंदा रखे हुए हैं, ये प्रोसेस चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये एक मेंटेनेंस जॉब का काम करती हैं। मेंटेनेंस जॉब का काम इसलिए करती हैं क्योंकि इन्हें चलते रहना है और इसमें कोई भी ब्रेकडाउन ना हो, कोई डैमेज ना हो जाए। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी का सही से होता रहे, जो भी प्रोटीन, जो भी बॉडी के अंदर चीज़ें बननी हैं वो बनती रहें, प्रोसेस चलता रहे, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं, वो आपस में मिलकर मेंटेनेंस जॉब का काम करती हैं और इसी प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मेनली 4 प्रोसेस को पढ़ना है, जिनमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन शामिल हैं। अब सबका डिफिनीशन देख लेंगे। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? इनटेक ऑफ फूड मटेरियल बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड का इनटेक, फूड को लिया जाना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये फूड न्यूट्रिएंट रिच होने चाहिए, डैट मीन्स कि it should be enriched with the nutrients like carbohydrates, proteins, vitamin and minerals, fats, etc. जो भी पोषक तत्व हैं उनसे भरे हुए होने चाहिए। तो intake of food by living organism is called nutrition. The second process is the process of acquiring oxygen from outside the body and utilizing it in the process of breakdown of food sources with release of energy. ठीक है, अब फूड को तो हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस के तहत ले लिया है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। फूड को हम क्यों खाते हैं? एनर्जी पाने के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन प्रोसेस के तहत हम लोगों ने फूड खा लिया है,
लेकिन उससे हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल रही है। फूड जो कि ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे बॉडी के अंदर गई है, उसे और फर्दर ब्रेक डाउन होना है, और वो तभी होगी जब हमें ऑक्सीजन मिलेगा। आउटसाइड से हमें जब ऑक्सीजन मिलेगा तभी इस फूड का फर्दर ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसीलिए रेस्पिरेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, हमें ऑक्सीजन चाहिए जो कि बाहर से मिलेगी। क्यों मिलेगी? ताकि बॉडी उसे यूटिलाइज कर सके। प्रोसेस ऑफ फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेस विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो हमें चाहिए वो हमें तभी मिलेगी जो फूड हमने खा लिया है उसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से हमें मिलेगा। तो इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन प्रोसेस से हमने फूड तो खा लिया है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस से हमने उसका फर्दर ब्रेक डाउन भी कर लिया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनर्जी मिल भी गई है, और इस तरह से हमारे पास एनर्जी प्लस ऑक्सीजन आ चुकी है। अब क्या प्रॉब्लम उठती है कि अब ये हमारा जो मल्टी सेलुलर बॉडी है, इसमें हर एक सेल तक हमें एनर्जी और फूड एनर्जी के फॉर्म में दोनों को पहुंचाना है। अब ये काम कैसे होगा? तब ज़रूरत पड़ी हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, जो कि हर एक सेल तक ब्लड के रूप में एनर्जी और फूड, एनर्जी प्लस ऑक्सीजन दोनों हर एक सेल तक पहुंचाएगा भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में, और वापस जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होंगे, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसे वापस भी लेके आएगा। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो इसको देख लेते हैं, किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैरीज बोथ एनर्जी एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसका काम क्या है? एनर्जी एंड ऑक्सीजन को फ्रॉम वन प्लेस टू डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी पहुंचाना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया। अब आते हैं एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन का काम ख़त्म हो चुका है। एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों हर एक सेल तक पहुंचाया जा चुका है, और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो आ चुका है। अब इसे बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि बॉडी के अंदर इन सब का वेस्ट मटेरियल का एक्यूमुलेशन बहुत सारे डिसीज़ को कॉज करता है। ठीक है, इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, जिसमें रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है आउटसाइड द बॉडी। And the process is waste products produced in different chemical reactions need to be removed by the body. तो ये तो सारे हमने लाइफ प्रोसेसेस के डिफिनेशंस को देख लिया। अब इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। It is given at the page number 95. Question number first is, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? ठीक है, ह्यूमंस पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, तो कहता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों डिफ्यूज़न जो है इनसफिशिएंट है। क्यों इनसफिशिएंट है और यूनिसेलुलर में क्यों सफिशिएंट है? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो सिंगल सेल का बना है, उनकी बॉडी तो सिंपल है, सिर्फ एक ही सेल को ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से उन्हें डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन मिल जाएगा। वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं एनवायरनमेंट के, तो उन्हें डायरेक्ट फूड मिल जाता है, वो वेस्ट मटेरियल रिमूव कर पाते हैं। ठीक है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या प्रॉब्लम है कि बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं और हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं हो पाता। और आंसर क्या है? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट, thus simple diffusion will not meet the requirements of all cells. ठीक है, next question is, what criteria do we use to decide whether something is alive? कोई भी चीज़ अलाइव है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर वो सोया हुआ है, ऑर्गेनिज्म अगर सो रहा है, तो देखते हैं कि ब्रीथिंग हो रहा है कि नहीं, सांस ले रहा है कि नहीं, इसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। यही सब क्राइटेरिया है जनरल। ठीक है,
और कभी कभी तो विजिबिलिटी देख कर भी हम ये आइडेंटिफाई कर पाना कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे अगर प्लांट ग्रोथ की बात कर लें तो उनमें तो ग्रोथ ऐसे दिखता ही नहीं है सिंपली। अगर बॉडी के अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है तो वो भी हमें विजिबल नहीं हो पाता। तो विजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना ये एक अपने में कंप्लीट बात नहीं होगी। सो द आंसर विल बी walking, breathing, growth and other visible changes can be used to determine whether something is alive or dead. However, some organisms will have changes that are not visible to our eyes. बहुत सारे changes ऐसे हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखता है, जैसे कि प्लांट की ग्रोथ की बात हो गई, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म हो गया, तो इसलिए thus visible movement cannot define life. Next question is, what are आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को आउटसाइड से क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फूड के फर्दर ब्रेकडाउन के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर इज ऑक्सीजन एंड फूड आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से क्या चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और फूड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर डिस्कशन सिर्फ 4 प्रोसेस के बारे में है, और वो हैं द प्रोसेसेस दैट आर कंसिडर्ड असेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने क्या देखा आज इस पार्ट में कि लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जो कि पेज नंबर 95 पर हैं। नेक्स्ट पार्ट में वी विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सी यू देन, गुड बाय, थैंक यू।